लोगों ने बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट की थी और अपना तकरीबन सब कुछ बेच बाच के जो है वो लोग इस तरफ आए थे सोलर की तरफ। बिल हर महीने बढ़ते जा रहे थे, टैक्सेस की भरमार थी। बहुत से लोगों के पास गाड़ी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी कि हम सोलर लगवा लें ताकि हम जो महीने बाद हमारा एक बिलों का एक बोझ हम पे डलता है उससे छुटकारा हासिल कर लें। वज़ीर आज़म साहब तकरीर करके जाते हैं, दूसरे या तीसरे दिन काबीना की तरफ से एक नया बयान आ जाता है कि हम नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जा रहे हैं। जब पीक आवर्स होते थे उस वक्त हुकूमत जो बिजली हमसे परचेज करती थी उसका रेट मुख्तलिफ होता था। उसका रेट अब भी मुख्तलिफ है, उसका रेट पहले भी मुख्तलिफ। हमने आपसे लेनी है तो आपसे हमने लेनी है 10 रुपए, ये 11 रुपए रेट है, और जो हमने आपको देनी है वो देनी है 50 रुपए। आने वाले कुछ सालों में देखेंगे लोग ये जो ग्रिड स्टेशन है इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। इस्तेमाल अब बढ़ना है, उनको पता है कि अब हमारे पास हमने बिल जो लोगों को भेजने थे, लोगों से पैसे निकाल। एक घर के 5 कमरे हैं, 5 पंखे हैं, लाइटें हैं, 2 एसी हैं, तो उन्हें कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए? आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएं। ये सारा बर्डन आपके कारोबार को मुतासर करेगा। वक्ती तौर पे हो सकता है आपको लगे कि यार मैंने 4 लाख रुपए बचा लिया, मैंने इसको इस महीने की तनख्वाह नहीं दी तो मेरे पास 50,000 रुपये आ गया। एक बंदा है वो इंडिया से उठता है, जॉब करता है, उसी कंपनी का CEO बन जाता है। पाकिस्तान में या हमारे जैसे मुल्कों में हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि हम किसी एम्प्लॉय को जो है वो इस लेवल पे ले आएं। सोलर का जो बिजनेस है वो आगे फरोग पाएगा, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? बेसिक आपका पर्पस होता है अपने पैसे कमाने। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ बना लें कि मैंने कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी अपने बिजनेस में। दुनिया की तारीख उठा लें, जितना आसान दौर आज का है पैसे कमाने के हवाले से, इतना पहले कभी नहीं था। आप पढ़ रहे हैं तो आप साथ में कोई स्किल्स सीखना शुरू कर दें, आप कुछ करना शुरू कर दें। ये नहीं है कि मैंने आज BS में एडमिशन ले लिया और मैंने 4 साल बाद जब मेरी डिग्री खत्म होनी है तो फिर मैंने मार्केट में कदम रखना है। ये किताब लिखने का तजुर्बा कैसा रहा? अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी बिजनेस में, उनको देखते हुए मैंने एक पूरी उस पर रिसर्च की। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके अब तक मुख्तलिफ जो अदवार में लोगों ने बिजनेसेस की है उसके हवाले से मैंने रिसर्च की कि किस तरह हम कामयाब हो सकते हैं इस्लामिक जो गाइडेंस है उसके मातहत रहते हुए। क्या बजट होना चाहिए? 15 लाख का, 10 लाख का? 5 लाख में भी लगवा सकते हैं आप, 10 लाख में भी लगवा सकते हैं, जितना आपका बजट है। आप तकरीबन पर केवी आप राउंड अबाउट इसको जो है ना वो आप मल्टीप्लाई कर लें 1 लाख से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़, मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हुकूमत ने सोलर सार्फिन के ऊपर एक बम फोड़ा है, बिजली बम। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ हम चले गए हैं। ये नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जाना सोलर सार्फिन को कितना मुतासिर करेगा? आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो सोलर के एक्सपर्ट हैं, सोलर का इनका कारोबार है, साथ ही साथ ये 2 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, कंस्ट्रक्शन से भी वाबस्ता हैं, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से भी वाबस्ता हैं। घरों पर जो सोलर लगता है उससे इनका बड़ा अमल दखल है और सोलर सार्फिन के साथ डेली चिट चैट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल सरवर अब्बासी साहब। सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, मुझे सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त सोलर सार्फिन जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। सोलर सार्फिन इस वक्त शदीद एक भौचाल का शिकार है उनके अंदर कि नेट मीटरिंग से हम जा रहे हैं नेट बिलिंग की तरफ। ये नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जाना क्या है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि इससे सोलर सार्फिन कितने इफ़ेक्ट होंगे? इस बारे में इतनी परेशानी का क्यों शिकार हैं लोग? देखें, जो सोलर वाला मामला है ना, ये एक ऐसा मामला था जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट की थी और अपना तकरीबन सब कुछ बेच बाच के जो है वो लोग इस तरफ आए थे सोलर की तरफ। क्योंकि महीने बाद जो बिल थे, एक तो वो बिल हर महीने बढ़ते जा रहे थे, टैक्सेस की भरमार थी। तो लोगों ने सोचा कि हम अपनी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें भी हैं, जैसे बहुत से लोगों के पास गाड़ी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी कि हम सोलर लगवा लें ताकि हम जो महीने बाद हमारा एक बिलों का एक बोझ हम पे डलता है उससे छुटकारा हासिल कर लें। और हुकूमत ने भी इस पे काफ़ी इनकरेज किया। पिछले 2-3 सालों में हुकूमत इस पे, यानी कि वज़ीर आज़म साहब बज़ाते ख़ुद जो है वो इस पे हर रोज़ आके तकरीर किया करते थे कि आप सोलर पे शिफ्ट हों, हुकूमत इस पे सब्सिडीज़ देगी, हुकूमत आपको मराहत देगी कि आप सोलर पे आते हैं, ग्रीन एनर्जी पे आते हैं, आप हुकूमत को बिजली दे रहे होते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मुझे याद है कि वज़ीर आज़म साहब तकरीर करके जाते हैं और उससे दूसरे या तीसरे दिन उनकी तरफ से, काबीना की तरफ से एक नया बयान आ जाता है कि हम नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जा रहे हैं। अब नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में फ़र्क क्या है? नेट मीटरिंग जब होती थी उसमें ये होता था कि आप मिसाल के तौर पे दिन को 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और 100 में से आप 50 कंज्यूम कर लेते हैं खुद, और जब रात का टाइम आता है तो आपने जो 50 एक्स्ट्रा थे वो आपने वापडा को भेज दिए थे। नेट मीटरिंग का काम ये था।
जब 50 आपने वापडा को भेजे तो रात को जब आप वापडा की बिजली इस्तेमाल करते थे, होता ये था कि जो आपके यूनिट उनके पास होते थे 50, पहले उसमें से डिडक्ट हो जाते थे, आपस में एक्सचेंज हो जाते थे, वो जीरो यानी जीरो हो जाता जीरो था, जीरो हो जाते थे। लेकिन जीरो मिसाल के जीरो तौर होता था। होता था। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपने अगर दिन को 50 यूनिट एक्स्ट्रा जो वापडा को भेजे हैं, रात को आपने 50 यूनिट ही इस्तेमाल किए हैं, तो आपका बिल ज़ीरो ज़ीरो हो जाता था। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा एक पीक आवर्स जो थे, शाम 5 से लेके 10 बजे तक, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता था, ठीक है? वो पहले भी अलग था। जब मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा, जब पीक आवर्स होते थे, हुँ। तो उस वक़्त हुकूमत जो बिजली हमसे परचेज़ करती थी, जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ था, उसका रेट मुख्तलिफ होता था? उसका रेट अब भी मुख्तलिफ है, उसका रेट पहले भी मुख्तलिफ था, जो पीक ठीक आवर्स का था। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि नेट बिलिंग की तरफ जा रहे हैं। अब नेट बिलिंग क्या है? नेट बिलिंग में होता ये है कि आप हुकूमत को अपनी बिजली दे रहे हैं, वापडा को अपनी बिजली दे रहे हैं, जो हम ठीक है? जो हमारे पास सरप्लस है, यानी कि सरप्लस है। अगर 50 यूनिट जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे, वो हमने वापडा को दे दिए। ठीक है। और वापडा पहले जो एडजस्ट करता था आपस में दोनों यूनिट्स को, यानी कि वो जो दे रहा था और हमसे ले रहा था, अब उसने कहा कि हम एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपसे हम खरीदेंगे हुँ। और आपको अपनी बेचेंगे। मतलब कि हम वो मुल्क हैं कि खुद बिजली बना रहे हैं हुँ, सार्फिन, हुँ। और वही बिजली जो सूरज की तवानाई से बन रही है, जो बन वही। रही है और एक ग्रीन एनर्जी है, उसके कोई इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स नहीं है जितने आपको जो कोयले से बिजली बनती है या आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, उसमें आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी निस्बत बहुत सस्ती और बहुत मयारी बिजली और ग्रीन एनर्जी आप इसे कह लें कि ये माहौल दोस्त जिसे हम कहते हैं, वो बिजली थी। अब हुकूमत ने जब नेट बिलिंग की तरफ आई है, उसने क्या किया है कि हमने आपसे जो बिजली लेनी है, मसला लेने का नहीं था। मसला ये है कि जब हमने आपसे लेनी है, तो आपसे हमने लेनी है 10 रुपये, ये अच्छा। 11 रुपये रेट है, और जो हमने आपको देनी है, वो देनी है 50 रुपये पर यूनिट। मतलब कि सूरज की रोशनी भी गरीब अवाम की पहुँच में नहीं, नहीं रहनी उन्होंने कहा चाहिए। सूरज भी साड़ा नहीं, वो भी साड़ा है। साडा है, सूरज हाँ, भी साडा है। सूरज भी साड़ा है, हुकूमत हमारी, तो जहाँ जहाँ सूरज जलेगा वो हमारा ही वो है। हमारा ही है। तो अब उन्होंने कहा कि हमने आपसे 10 रुपये में लेनी है, 50 रुपये में आपको देनी है, प्लस इस पे जो सेल टैक्स होगा, हम अपनी बिल में यानी 50 रुपये में वो ऐड करेंगे और आपके 10-11 रुपये में से माइनस करेंगे। यानी कि आपको 18% उसमें से भी, उसमें से भी। आप अगर 11 रुपये रेट देती है हुकूमत, तो उसमें से 18% फिर माइनस कर लें, वो 8-9 रुपये आ मतलब कि जाता है। मैं ये समझ सका हूँ कि जहाँ पहले आप 5 यूनिट दे रहे थे हुँ, हुकूमत को, वहाँ आप 5 यूनिट उनसे उसी कीमत पे उसी कीमत पे ले रहे ले हैं। रहे थे। अब आप अब 5 यूनिट दे रहे हैं और 1 यूनिट 1 ले रहे यूनिट हैं। ले रहे हैं, यही रेशियो बनती है। ये और क्या ये बात हुई? मतलब लॉजिक बनती भी नहीं है, दुनिया इस चीज़ को एनकरेज कर रही है। अब इनके मसले ये हैं कि अब मैं कल एक साहब हैं हमारे मिनिस्टर हैं, वो सुन रहा था, वो इस पे अपनी अपनी तरफ से लॉजिक दे रहे होते हैं कि हमने जी उनसे बिजली हम इतने में ख़रीद रहे हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं उनकी प्राइसेस हैं, उसकी वजह से हम जो है वो आपको महंगी करके दे रहे होते हैं। अब उनकी जो लॉजिक्स हैं वो समझ नहीं आती। हुँ। आप मेरा मेरा ये मानना है कि अब आप आने वाले कुछ सालों में देखेंगे, लोग ये जो ग्रिड स्टेशन है, इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। अच्छा, और जी, ठीक है। ये बड़ी अहम बात है। इसको ज़रा थोड़ा-सा इलैबोरेट करें कि किस तरह छुटकारा हासिल ठीक है। होगा? अ, आज जो हम बिजली बना रहे हैं, इस वक़्त जो बैटरीज़ वगैरह हैं, थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जैसे-जैसे उनकी मार्केट बढ़ती जाएगी, कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा, आपको देखने को मिलेगा कि बैटरियाँ भी अब जो है ना, वो कम रेंज में लोगों को मिलना शुरू हो हुँ। जाएँगी, यानी कि बजट फ्रेंडली हो जाएँगी लोगों की। ठीक इस है। वक़्त भी जो रेज़िडेंशियल अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, जो मोस्टली लोग, अगर आप बड़े घरों में चले जाएँ, पॉश एरियाज़ में चले जाएँ, वो तकरीबन 90% अब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ना। हुँ। क्योंकि उन्होंने बैटरीज़ का साथ बैकअप रखा हुआ है, हेवी बैटरीज़ लगाई हुई हैं। ठीक वो है। शाम को जब आप का सोलर बिजली बनाना बंद कर देता है, हाँ, उनके पास हाँ, बैकअप बैकअप होता है बैटरीज़ में बिल्कुल। मौजूद होता है। नहीं बिलाल भाई, ये भी बताइएगा ना कि लिथियम बैटरी जो है, उसमें तो ये चीज़ है कि आप साथ-साथ अ, एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि एक बैटरी अगर आपके पास, तो आप 2 लगा के ये चीज़ है। कैपेसिटी बढ़ा आप सकते हैं। देखें, लोग इसी तरह इंडिपेंडेंट हो जाएँगे आने वाले कुछ सालों में। लोग क्या करेंगे, जैसे हुकूमत जितना अपनी तरफ से जो है ना, वो कहते हैं ना, होशियार बनने की कोशिश कर रही है ना, अब अवाम को रास्ते निकलने, अवाम के लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएँगे। ठीक है। अब अवाम क्या करेगी कि शुरू में एक बैटरी रख ली, थोड़े अरसे में कुछ पैसे किसे जमा करके, जिसके पास कम पैसे हैं, ये कम बजट है, उन्होंने एक एक और बैटरी लगा देनी है। आप 10 तकरीबन 10 सालों में देखेंगे, एक तो बैटरीज़ की जो कैपेसिटी होगी, अभी तक जो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन वो जितनी उस पे वर्किंग हो रही है और जितनी उसकी ज़रूरत है इस वक़्त दुनिया में, आने वाले 8-10 सालों में आप देखेंगे कि हर बंदा जो बिजली बनाएगा, अपने पास स्टोर करेगा, वही वो रात को इस्तेमाल करेगा, दिन को फिर बिजली बनना शुरू हो ठीक है। जाएगी। तो लोग ये जो ग्रिड स्टेशन है, इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे, हुकूमत के मोहताज नहीं रहेंगे। हुँ। और हुकूमत जो इस वक़्त जो अवाम को इस चीज़ का, आप कह लें कि उसे मफलूज कर रही है, जी। और उसे तरह-तरह से, वो कहते हैं ना, आप इसको
तकलीफ़ देने की कोशिश करें, किस तरह हम लोगों को जो है ना वो आसानियाँ देने के बजाय इनको कहाँ पे हम जो है ना वो तकलीफ़ दे सकते हैं, कहाँ पे हम इनके लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हुकूमत की यही रवैया है। नहीं, ये तो बिल्कुल आपने बात ठीक की कि बिलाल साहब, ये भी बताइएगा, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि अब लोगों को करना क्या है? क्या अब जिन लोगों ने मीटर लगवाए हुए थे, वो मीटर उनके कोई काम आएँगे? या देखें, यही है कि उन्हें फिर बैटरी पे अपने आप को कन्वर्ट करना इसमें चाहिए? इसमें ये है कि जिन्होंने लगवाए हुए हैं उनके लिए भी नुकसान नहीं, और जो लगवा रहे हैं उनके लिए भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप डे टाइम में जितनी आपकी बिजली कंज्यूम हो रही है वो आप खुद बना रहे हैं और खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका डे टाइम तो फ्री है, हुँ, ठीक है। अब मसला आता है आपका रात का, रात का। ठीक है। अब एसी भी रात को चलने ऐसी हैं, भी रात अभी मोस्टली आगे गर्मी मोस्टली आ जो रही है है। वो ऐसी लोग रात को चलाते हैं, या कमर्शियल हो तो वो दिन को चलाते हैं, उनको तो वो डे टाइम में अच्छा, डायरेक्ट बंद आप नहीं है ये और डायरेक्ट बारीकी चलेंगे। समझे हैं कि सर्दियों में इन्होंने ये टैक्स नहीं लगाया, जैसे ही गर्मी जैसे आने ही अब वाली है। देखें जितना इस्तेमाल अब बढ़ना है, उनको पता है कि अब हमारे पास सामने बिल जो लोगों को भेजने थे, लोगों से पैसे निकालने थे, अब वो आ नहीं रहे। हर बंदे का बिल ज़ीरो होता जा रहा है, बल्कि माइनस में हम जो है ना उनके मकरूज़ होते जा रहे हैं हुँ, अवाम के। तो उन्होंने कहा कि अब जो जैसे-जैसे हर साल ऐसा ही होता है। अब जैसे देखें गर्मियाँ शुरू होती हैं, जब बिल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये आके कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे लोग जो है ना वो ज़ाहिर है मायूसी ही होती है हुँ, अवाम को इसमें। तो अब होगा ये कि आप नुकसान अब भी नहीं है। हुँ, आप जितनी आपकी मतलब आप ये कह लें कि आप कर सकते हैं, आपका बजट है, आप 1 प्लेटें, 2 प्लेटें, 3 प्लेटें जितनी भी लगा सकते हैं, हुँ। आप वो लगा लें। आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है ना वो इंक्रीज़ करते जाएँ। आपकी 1 प्लेट लगी हुई है, 2 कर लें, 2 हैं 3 कर लें। आप शुरू में जो लोकल बैटरीज़ होती हैं उनका इस्तेमाल कर लें। आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको अपग्रेड करते जाएँ, ताकि आप पर आहिस्ता-आहिस्ता एकदम से बोझ भी ना पड़े, और आप आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ग्रिड से या हमारी जो रवायती बिजली है उससे छुटकारा हासिल कर लें। सर, ये भी साथ-साथ बताइएगा कि 10 केवी का जो सिस्टम है, हुँ। एक घर के 5 कमरे हैं या लेट्स सपोज़ 5 पंखे हैं, लाइटें हैं और 2 एसी हैं, तो उन्हें कौन-सा सिस्टम लगवाना चाहिए? इस मौजूदा सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए, पहले तो लोग ये करते थे कि जब इतना बड़ा सिस्टम लगाते थे, तो हुँ, साथ मीटर भी लगा लेते थे, हुँ। नेट मीटरिंग की वजह से। अब क्या उन्हें बैटरीज़ की तरफ जाना चाहिए और क्या सिस्टम उन्हें लगाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मशवरा ये है कि कोशिश करके आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएँ। हाइब्रिड सिस्टम ये होता है कि वो बैटरीज़ वाला, आप ये कह लें साथ में आप बैटरीज़ हैं, स्टोरेज है। जो आपका ऑन ग्रिड मीटर होता है या ऑन ग्रिड आपका ये सोलर सिस्टम लगता है, उसमें ये होता है कि आप बैटरीज़ में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए होता है जो उसको बैटरीज़ में साथ में आपके लिए स्टोरेज स्टोर। बनती रहे। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि हाइब्रिड की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि आप ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड की तरफ जाएँ। तो हाइब्रिड जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपने आपके अगर जो यूसेज है उसके अकॉर्डिंग आप 5 किलोवाट का लगाते हैं, तो आप में उसमें जो है ना वो आप तकरीबन 2 एसी और जो आपकी ज़रूरत की 5 चाहें, किलोवाट में कितनी प्लेटें होंगी? 5 किलोवाट में तकरीबन इस वक़्त जो प्लेटें 8-9 प्लेटें आपकी लग जाएँगी। 8-9 प्लेटें लग 8-9 जाएँगी प्लेटों में 5 किलोवाट 8-9 का। प्लेटों में 5 ठीक है, किलोवाट लग और जाता है। इसके साथ और मज़ीद बैटरी और इन्वर्टर कितने लगेंगे? आपकी 5 किलोवाट के साथ इन्वर्टर आ जाएगा, एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर आता है, 5 या 6 किलोवाट का होता है, वो एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, वो इन्वर्टर आ जाएगा। कोशिश करें अगर बजट बन रहा है तो उसको हाइब्रिड इन्वर्टर ही लगाएँ, जो ठीक आपको है। फ्यूचर में भी काम आएगा। और उसके बाद बैटरीज़ आप इसके साथ जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप जो है वो 1-2 बैटरीज़ इसमें ऐड कर लें। अगर लिथियम बैटरी है तो वो 1 भी इनफ है। अगर आपकी लोकल बैटरीज़ हैं तो आप 2 बैटरीज़ की तरफ चले जाएँ। तो आपका सिस्टम, आपका घर एक तकरीबन जो है वो 60-70% आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे आप उसको, आपका बजट बनता जाता है, साथ-साथ उसमें चीज़ें ऐड करते रहें, तो आप तकरीबन 2-4 सालों में जो बिल की मद में पैसे दे रहे हैं, वही पैसे सेव करके आप इस तरफ इन्वेस्ट करते जाएँ। हुँ। 4-5 सालों में, 6 सालों में आप इतना सिस्टम तैयार कर लेंगे कि आप जो है वो जो ग्रिड की बिजली है उससे आज़ाद हो जाएँगे। बिलाल भाई, ये बताइएगा कि सारी दुनिया जो है वो ग्रीन एनर्जी पे जा रही है। हम फ़ॉसिल एनर्जी, फ़ॉसिल फ्यूल से ही हुँ। बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहाँ लैग कर रहे हैं कि कहाँ हमारी जो क़ुव्वत ख़रीद में कोई मसला है या कैपेसिटी में कोई मसला है कि सोलर की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ आवाम को राग़िब क्यों नहीं कर रही है हुकूमत? अवाम को, एक तो हुकूमत की इस पे प्रॉपर कोई वर्किंग नहीं होती मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं देखूँ, क्योंकि एक दिन उनका बयान कुछ और होता है, वेरी नेक्स्ट डे उनका बयान कुछ और होता है। एक दिन वो इनकरेज कर रहे होते हैं, सब्सिडीज़ दे रहे होते हैं, आप कहते हैं कि आप सोलर लगवा लें, ग्रीन एनर्जी बना लें, खुद प्रोड्यूस करें,
और हुकूमत इसमें इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब लोग जो है खुद बनाए। लेकिन अगले ही दिन उन्हीं की हुकूमत, उन्हीं के बंदे आके कहते हैं नहीं जी इस तरह नहीं, हम तो आपको जो है ना वो ये नहीं करने देंगे, क्योंकि हमने जो है वो कैपेसिटी की मद में जो पेमेंट्स हैं, या हमने जो आईपीपी से मायदे किए हुए हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमने आपको अपनी बिजली, यानी कि आप ये खुद कर रहे हैं, हमने आपको खुद कुछ नहीं करने देना, आप हमारे मोहताज हैं। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ इस गुफ्तगू को हमारी। एक मैं फिर आपसे पूछूंगा कि एक सिस्टम, एक घर आपने कंस्ट्रक्ट किया है, घर कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसमें अब सोलर भी लगवाना है। हाँ। उस सोलर को कितनी, क्या बजट होना चाहिए? 15 लाख का, 10 लाख का, या 5 लाख के आप बजट में भी आप आप अपने घर में सोलर लगवा आप सकते 5 हैं? लाख में भी लगवा सकते हैं, आप 10 लाख में भी लगवा सकते हैं, जितना आपका बजट है। आप तकरीबन पर केवी आप राउंड अबाउट इसको जो है ना वो आप मल्टीप्लाई कर लें 1 लाख से। यानी 1 किलोवाट आपने लगवाना है तो आपका बन जाना है 1 लाख, 2 का लगाना है तो 2 लाख, 3 का लगाना है। आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, ऊपर पाँच नीचे केवी हो का सकता है, 5 लाख तकरीबन 5 लाख, साढ़े अभी भी? 5, 6 लाख अभी भी। नहीं तो अब क्या प्लेटों पे भी टैक्स लगेगा? एक जो प्लेट है वो इस वक्त कितने की है मार्केट इसमें में? जो प्लेट होती है उसकी प्राइसिंग होती है पर वाट की पर वाट प्राइसेस, की? ठीक है। पर वाट में आप इस वक्त 25 रुपये से लेके 40 रुपये पर वाट प्लेटें जो है ना वो अवेलेबल हैं। पर प्लेट जो है ना वो आपको 15,000 से लेके कोई तकरीबन 27-28 हज़ार तक मिल जाती मिल है। जाती है। तो ये मुझे बताएं कि अब जो दौर है आगे, गाड़ियां भी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, जैसे BYD है, टोयोटा मल्टीपल करोला इस वक्त जो है क्रोस है, वो, हाँ। जो मल्टीपल गाड़ियां हैं उनमें बैटरीज हैं। हम्म। अब जब ये बैटरीज ख़राब हो जाती हैं, क्या ये ख़राब जो बैटरीज हैं जो गाड़ी में नहीं चल सकती, वो आप अपने लिथियम बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर के लिए उसके? देखें, जब बिजली जो बैटरी जो है वो गाड़ी में उसने इस्तेमाल कर ली, उसका 10 साल का लाइफ साइकिल था, जो भी टाइम था, उसके बाद उसकी वो चीज़ें उसमें नहीं रहती कि आप उसको गाड़ी के लिए दोबारा तो से यूज़ कर एफिशिएंसी लें। नहीं रहती, लेकिन लेकिन क्या सोलर उस के तरह लिए? की उस तरह नहीं है कि आप उसको 10 साल बाद, क्योंकि एक तो जो गाड़ी की बैटरीज हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, जो आपकी हाइब्रिड गाड़ियों की ये भी बैटरी हैं। लिथियम बैटरीज हैं? लिथियम बैटरीज हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो डिफरेंट होती है जो आपकी दूसरी बैटरीज हैं लोकल बैटरीज से। हम्म। अब उसमें ये है कि आपको जो 10 साल बाद उसकी वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी जो आप फ्रेश लेते हैं। लेकिन ये है कि आप ना होने से होना बेहतर है, कुछ होना ना कुछ बेहतर। होना बेहतर है। वो आपको डेफ़िनेटली जो चीज़ लाख रुपए की है वो 50,000 की मिल जाएगी, जो 50,000 की है वो 25,000 की मिल जाएगी। तो इस तरह प्राइसेज़ में आपको थोड़ा-सा उसमें ये होगा कि सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है आई थिंक सो। तो अभी जो मार्केट के अंदर एक भौचाल किसी कैफियत है, अब तो सारी दुनिया बैटरीज की तरफ ही जाएगी। हुँ। तो आप ये समझते हैं कि कोई चेंज आएगा कीमतों में, या हुकूमत कोई टैक्स देखें, लगाएगी जितनी बैटरीज के ऊपर? जितनी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, उतनी सप्लाई अगर हो तो फिर एक तो कॉम्पिटिशन अच्छा हो तो जाता फिर है। सप्लाई, तो ये तो हमारा सप्लाई वतीरा है रहा है ना? हमारा इस वक्त जो सप्लाई है ना, आप देखें तकरीबन पिछले 1-2 साल से जो चाइनीज़ हों, जापानीज़ हों, बैटरीज जो मार्केट में हैं वो बड़ी तादाद में, यानी कि बड़े मिसाल के तौर पे कौन डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सी हैं? आप कौन कौन सी आप रिकमेंड इसमें करते हैं? देखें, इसमें BYD की बैटरीज भी हैं, इसमें आपको LVFU के नाम से मिल जाती हैं, इसमें हवावे की मिल जाती हैं, फोक्स की मिल जाती हैं। अब तकरीबन हर ब्रांड ने अपनी जो है वो साथ में लिथियम बैटरीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। ठीक है। अब चाइनीज़ तो आप भरे पड़े हुए हैं, आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े शहरों में देखें तो आपको हर मार्केट में कोई चाइनीज़ ब्रांड नज़र आएगा, और चाइनीज़ खुद यहाँ पे आ रहे हैं, वो अपनी पूरी मार्केट उठा के यहाँ पे हम्म। शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है और यहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि जो हमारे बिजली के हालात थे पिछले 10-15 सालों से, एक मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हम्म। जितना कंपटीशन होगा उतना आवाम के लिए फ़ायदा है। आप हम्म। देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल दे लें गाड़ियों की। अब कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में 2-3 नाम थे, जी। और वो उन्हीं उन्हीं का राज था, उन्हीं की मोनोपोली थी, और प्राइसेस जो है वो दिन ब दिन आप हर रोज़ जो है वो आप देखते थे बढ़ती चली जा रही बढ़ती थी। जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में कुछ 15-20 जो नए बंदे आए, जो नई गाड़ियां पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद से अब जो पुरानी गाड़ियां हैं, या तो उनकी प्राइसेस आप देखें कि डाउन होती जा रही हम्म। हैं, या वहीं पे स्टेबल हैं। ये नहीं हो रहा कि इंक्रीज करते जाएं वो। अच्छा, बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि सोलर से वाबस्ता जो कारोबारी लोग हैं, हम्म। जिस तरह के आप हैं, उनके लिए ये नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग फ़ायदेमंद है, या उनके लिए भी मुतासिर करेगी उनके बिजनेस नहीं, को भी? देखें, आम बंदे को अगर ये यहाँ पे जब एक अचानक से मार्केट में एक न्यूज़ आती है ना, तो आम बंदा, आम सारे आम कंज्यूमर जो लगवाने वाला होता है,
वो थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। और थोड़ा-सा जो बिज़नेस में जो सेटबैक हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इस दौरान, जब इस तरह की रूमर्स मार्केट में होती हैं, तो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं कि यार हम अगर 7-8 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगाते हैं, तो हमें रिटर्न क्या मिलता है? हुँ, यहाँ पे उनके लिए ये है कि आप अगर 7-8 लाख, 10 लाख लगाते हैं, पहले ये होता था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 1 साल में रिकवर हो जाती थी या ठीक है, 2 सालों में रिकवर हो जाती थी। अब उसका जो साइकिल है वो तकरीबन 4 से 5 सालों पे चला जाएगा। ठीक है। यानी कि आप 4-5 सालों में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, यानी जो आप सोलर पे पैसे लगाए हैं, वो आपके पूरे हो जाएँगे। ठीक। नुकसान अब भी नहीं है, नुकसान पहले भी नहीं था। हुँ, पहले ज़्यादा फ़ायदा था, अब फ़ायदा थोड़ा कम हो गया है। फ़ायदा थोड़ा कम हो गया। अच्छा बिलाल साहब मुझे ये बताएँ कि आप एक कारोबारी शख़्सियत हैं और कारोबार के हवाले से जो लोग सोलर का काम करना चाहते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, आगे अब ये वो टाइम है जब लोग अपना घर बनाने की सोच हुँ, रहे हैं, मतलब कि ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करने की बारी आ चुकी हुई है। हुँ। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि ये इस बिज़नेस में आने से पहले कौन-सी ऐसी प्रो टिप्स हैं जो आप उन्हें देना चाहेंगे? देखें, कोई भी काम है, कारोबार है, आप अगर उसमें टाइम देते हैं और शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले हम डर रहे होते हैं कि यार इसको हम अगर शुरू करेंगे तो हमें 5 साल लग जाएँगे, 10 साल लग जाएँगे हुँ, मैच्योर होते-होते। और जो लोग आज से 5-10 साल पहले बैठ के ये सोच रहे थे और उन्होंने शुरू नहीं किया, वो आज भी बैठे हुए हैं। हुँ, कहीं न कहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। आप कहीं पे जॉब करें, वहाँ से सीखें। सीखने के बाद आप खुद से जो जब काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जो हमारा, आप सोलर का बिज़नेस कर लें, कंस्ट्रक्शन का हो, आर्किटेक्ट्स हों, ये सारी जो डोमेन्स हैं, ये हैं सर्विस बेस्ड बिज़नेस। हुँ, इसमें आपको कोई ह्यूज कैपिटल नहीं चाहिए होता। ठीक, आप जाके कहीं पे बैठ के आप लोगों को कह सकते हैं, सर मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, मैं घर बना सकता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं ड्राइंग बना के दे सकता हूँ, मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, मैं सोलर लगा के दे सकता हूँ। ये सर्विस बेस्ड बिज़नेस जो हैं, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ठीक, आपको सिर्फ़ जो है वो ये है कि आपको कुछ करना है, आपने निकलना है, आपने करने की कोशिश करनी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। आप देखें, ट्रेडिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें। हुँ, और उसमें आम बंदे का, आप ये समझ लें कि वो बहुत छोटे पैमाने से शुरू करेगा, करते-करते जाएगा। लेकिन जो सर्विस बेस्ड बिज़नेस हैं, इसमें मैं ये समझता हूँ कि रातों-रात अमीर नहीं हो सकते, लेकिन रातों-रात आप एक ट्रैक पे आ सकते हैं। आप एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आप स्टेप लेंगे तो आप इस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे आप लोगों को देख रहे होते हैं। ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं होती कि आप ये समझें कि ये बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, मेरे 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, ठीक है। वो ये सोच रहे होंगे कि ये कल आया है और आज इसने जो है ना वो 50 प्रोजेक्ट कर लिए हैं। जब ऐसा नहीं होता। हुँ, आप ज़ीरो से शुरू करेंगे, आपने वो प्रोसेस से होके यहाँ तक पहुँचना है, प्रोसेस से गुज़र के आपने यहाँ तक पहुँचना है, तभी आप कामयाब होंगे। वरना ओवरनाइट सक्सेस आपको एक दिन में मिली, हुँ। अगले दिन किसी की लॉटरी लग जाए मिसाल के तौर पे, और आप देखेंगे विद इन फ्यू ईयर्स वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। बिलाल भाई एक गरीब आदमी जो है या एक मिडिल क्लास जॉब करता है शख्स, उसकी लाख रुपए सैलरी है, वो बड़ी मुश्किल से घर बनाता है। हुँ, वो बड़ी मुश्किल से प्लॉट लेता है, फिर उसके ऊपर घर तामीर करता है। अब तो सोलर भी साथ ही जो है वो ठेका ख़त्म होता है, साथ ही ये ठेका का लफ्ज़ इस्तेमाल कर करना लें, ठीक है ना कोई नहीं बिल्कुल? है इश्यू। ठेके के साथ ही सोलर का हुँ, होता है। तो कहाँ पे डंडी मारते हैं जो हमारे लोकल ठेकेदार हैं, हुँ। कॉन्ट्रैक्टर हैं, कहाँ पे डंडी मारते हैं कि एक ग्रे स्ट्रक्चर जो 55 लाख रुपए में या 60 लाख रुपए में तैयार होना है एक आम घर का, वो वो 45 लाख रुपए में तैयार करके और फिर आगे कहाँ-कहाँ डंडी वो मारने की देखें, कोशिश करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। घर बनाते हैं आप, और इसमें आम बंदा जिसको चीज़ों की समझ नहीं होती या उतना एक्सपर्ट नहीं होता, या वो उसी पे डिपेंडेंट होता है कि मुझे एक बंदे ने घर दे दिया, मैंने इसी पे अपना घर भी चलाना है, साथ वाला जो उस बंदे का घर भी बनाना है। उसकी जब एक तो एक्सपर्टीज़ कम होगी, दूसरा वो उसने उसी से सारा कुछ करना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम बंदे को समझ नहीं आ रही होती हैं। ठीक है। मैंने मटेरियल में घपले कर लेने हैं, मैंने जो सरिया जहाँ पे लगना था, मिसाल के तौर पे 10 टन सरिया लगना था, मैंने वहाँ पे 6-7 लगा के जो है वो कवर कर देना है। किसी को क्या पता कि अंदर क्या हुआ है। हुँ, मैंने जहाँ पे ईंटें जो है वो अच्छी वाली लगनी थी, मैंने वहाँ पे वो दोम-दड़का टाइप की ईंटें हुँ। लगाना शुरू कर दी। मैंने दोम और हाँ, तीसरे नंबर तीसरी की कैटेगरी भी होती है, इसमें अव्वल होती है, अव्वल स्पेशल होती है अव्वल्स टॉप पे पे, अच्छा। फिर अव्वल होती है, फिर दोम होती है, फिर सोम होती है, इस तरह इसकी कैटेगरीज़ होती हैं। अब होता ये है कि जो अगर एक की प्राइस ₹25 है, अव्वल हुँ, स्पेशल की मिसाल के तौर पे, तो जो अव्वल होगी उसकी प्राइस ₹22 होगी, जो हुँ। दोम होगी उसकी प्राइस कोई ₹20 हो गए, ₹17-18 होगी। 17-18 हो गए। अब लोग क्या करते हैं कि सामने रख दिए आपके अव्वल स्पेशल, आप वहाँ पे हैं नहीं हैं,
खुद नहीं है, और 2 ट्रक उन्होंने अव्वल स्पेशल के मंगवा के सामने रख दिए, बाकी जो है वो सारी पीछे से जो है ना नंबरी नंबरी करना शुरू कर। एक मिनट सॉरी, आप दोबारा ये बोले बात। अच्छा, उसमें होता ये है कि सामने जो है वो आपके ला के रख दी अव्वल स्पेशल ईंटें, 2 ट्रक 1 ट्रक, और ठीक। आपको नज़र आ रही हैं यार ये बंदा कमाल कर रहा है। लेकिन करते क्या है कि पीछे से जो है ना वो 3 ट्रक जो है वो धूम-धड़ाका लगा लिया। धूम-धड़क लगा सरिया है। जो है वो बजाय इसके कि आप किसी रिकमेंडेड फर्म का लगाएँ या रिकमेंडेड कंपनी का लगाएँ, तो वो करते ये हैं कि वहाँ पे लोकल सरिया जो बन रहा होता है उसमें प्राइसेज़ में तकरीबन कोई 30% तक का डिफरेंस होता है। तो वो लोकल सरिया लगा देते हैं, फिर जहाँ पे 8-10 टन मिसाल के तौर पे सरिया लगना है, वहाँ पे उन्हें 6-7 लगा के काम निकालना है। तो वो इस तरह करके पूरे करेंगे क्योंकि उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब हमारे पास या किसी भी फर्म के पास या किसी भी कंपनी के पास जिनका एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, जिनका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे हर चीज़ पे के ऊपर जो है वो कोई ना कोई एक सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के ऊपर उसका जो है वो हेड बैठा हुआ है। वो हर एक पूरी चेन है जो देख रही होती है कि हमने यहाँ पे किसी चीज़ पे ना कंप्रोमाइज़ करना है, ना करने देना है, क्योंकि मार्केट है, उनको पता है कि ये कंपनी है, नाम बना हुआ है, इन्होंने कोई 2-4 लाख के लिए हमारा काम ख़राब नहीं करना। तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं बजाय इसके कि आप लोकल किसी मोहल्ले वाले बंदे को उठा के काम दे दें। और आपका जो तरीक़ाकार है काम का, वो क्या है? पहले आप क्या 50% आप रिसीव करते हैं काम करन शुरू नहीं, करने से पहले या? हमारा प्रोसीजर ये होता है, सबसे पहले तो ड्राइंग्स बनती हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसमें हम कोई तकरीबन 30 टू 40% एडवांस लेते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि हम मिसाल के तौर पे आपसे एक एग्रीमेंट करते हैं, वो 1 साल तकरीबन आपके घर बनने में लग जाना है। हमने आपसे किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस उस पूरे साल में नहीं लेने। हमने कोई आपसे एस्केलेशन नहीं लेनी है, हमने आपको ये नहीं कहना कि ये चीज़ें महँगी हो गई हैं तो आप हमें एक्स्ट्रा पैसे दें। हमने ये नहीं कहना कि आपने कुछ चीज़ें हिडन जो थी हमने वो ये ऐड नहीं थी, जो कि आप अगर रूल्स को भी देखें तो वो चीज़ें अगर ऐड नहीं होती तो आप हम वो सारी चीज़ें पहले क्लियर कर देते हैं। फिर उसके बाद 30 टू 40% एडवांस लेते हैं। एडवांस का पर्पज़ ये होता है कि हम कुछ जो आपका मटेरियल है उसकी एडवांस बुकिंग करवा लें। उसको बुक करवाएँगे तो उससे ये होगा कि हमारी साइट पे इतना मटेरियल होगा कि कल को अगर एस्केलेशन होती भी है, महँगाई होती भी है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है पाकिस्तान में, आपको पता है कि चीज़ें बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। अगर वो बढ़ती भी हैं तो हमें जो है वो उस पे ना हमें कुछ उसमें प्रॉब्लम आए, ना आपको प्रॉब्लम आए। ये नहीं है कि हम आपसे अगर 50 लाख का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो 75 लाख पे चला जाएगा, हम 1 करोड़ के लेते हैं वो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ पे चला जाएगा। हमारे पास आप पहले दिन जब आएंगे एक एग्रीमेंट होगा, कमिटमेंट होगी आपसे, वो लास्ट डे भी वही कमिटमेंट वही एग्रीमेंट आपके साथ चलेगा, ना हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे और ना हमारा कोई फर्म का बंदा या इस तरह का कोई चीज़ जो है ना वो आपके साथ होने देंगे। एक लोकल आदमी को, एक लेमैन को क्या करना चाहिए, क्या तदाबीर करनी चाहिए एक घर बनाने से पहले और उसे फिर अपना घर कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो फिनिशिंग का मामला है, जो असल में जहाँ पैसा लगता है ग्रे स्ट्रक्चर पे, तो इतना पैसा आप कह लें कि नहीं लगता। आप 50-60 लाख रुपए में आप ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, लेकिन आगे जो पैसा लगना है वो बाद में लगना है फिनिशिंग में, उसकी घर की खूबसूरती में। क्या एक लेमैन को करना चाहिए एहतियाती तदाबीर? देखिए, सबसे पहले तो ग्रे स्ट्रक्चर हो या फिनिशिंग हो, उसमें आपने मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बहुत सारे लोग सस्ते के चक्कर में कि यार वो मुझे ये मैंने सही कहा है कि ग्रे स्ट्रक्चर में इतना पैसा नहीं, नहीं नहीं, लगता? ग्रे स्ट्रक्चर पे भी पैसा पैसा लगता है। लगता है, तकरीबन ठीक है। आपकी कॉस्ट जो है ना वो सेम सेम रहती है ग्रे हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने के आपके ऊपर। चेहरे का तासुर देख लिया था कि नहीं, हाँ, नहीं, उसमें ये है कि आप सबसे पहले आपने मटेरियल पे कहीं पे भी कोई भी बना रहा है। देखिए, मैं एक बंदा हूँ, मेरी एक कंपनी है, मैं 50 घर बना लूँगा, 100 बना लूँगा, 200 बना लूँगा। पाकिस्तान में हज़ारों नहीं लाखों घर बन रहे हैं। मैं तो सबके नहीं बना सकता, किसी और ने बनाने हैं। मेरा किसी से कोई मुकाबला भी नहीं है। जिसने जहाँ से भी बनवाना है, बनाना है घर, सबसे पहले आपने मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और ख़ास तौर पे जो आपका ग्रे स्ट्रक्चर का मटेरियल है ना, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है। क्योंकि वो आपकी बुनियाद है, वो बेसिक है। अगर वहाँ पे कोई मसला आएगा ना, आपके ऊपर टिप टॉप किसी काम नहीं आएगी। अब आपने वहाँ पे एक तो मटेरियल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद जब आप फिनिशिंग की तरफ आते हैं, तो फिनिशिंग में आपने चीज़ें बेशक थोड़ी सी कम प्राइस वाली लगा लें, आप लोकल प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ कर लें, लेकिन वो वाली यूज़ करें जो थोड़ी सी, मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपको अगर 10 रुपये में मिल रही है, ब्रांडेड आपको 20 रुपये में मिल रही है, और लोकल आपको 10 रुपये में मिल रही है, आप वो 10 वाली लगा लें, लेकिन अच्छी वाली 10 वाली लगाएं। आप 5 पे ना आए फिर, ठीक है। ठीक है। आपका जहाँ पे खर्चा अगर मिसाल के तौर पे 50 लाख होना है, वहाँ पे आपका खर्चा 55 लाख 50 लाख के इन बिटवीन रहेगा। उसको आप जब 30 लाख पे खींच के लाएंगे ना वापस, तो फिर आपको कल को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। आपकी टाइलें कहीं से उखड़ रही हैं, कहीं पे कि आपका सीमेंट अच्छा नहीं था, तो कहीं पे आपका पेंट अच्छा नहीं था, कहीं पे आपने जो लकड़ी इस्तेमाल की थी वो अच्छी नहीं थी।
तो आपने कंप्रोमाइज़ करना है अपने, अगर बजट कम है, चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लें, थोड़ी-सी चीज़ें कम रख लें, अपना जो एरिया है उसको कम कर लें। लेकिन एक दफ़ा जो चीज़ बनानी है उसको सॉलिड बनानी है, और ताकि आपको कल को कोई उसमें प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। लोग करते ये हैं कि आज बना ली, साल बाद 2 साल बाद पता लगता है कि पूरा घर जो है ना वो रेनोवेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस वक़्त पैसा जो है ना वो बचा लिया था। अब मसले हैं, कहीं से दीवार में सीपेज आ रही है, कहीं से वो छत लीक कर रहा है, कहीं पे ये मसले कॉमन हैं लोगों के। एक जो घर है, बंगलो है या किसी जगह में 10 मरले का, 12 मरले का या 14 मरले का घर है, उसके अंदर जो फिनिशिंग है, फानूस है, ग्लास वर्क है, मुख्तलिफ जो खूबसूरती की चीज़ें हैं, वो तमाम तर एक पूरा मुकम्मल घर, हुँ। ग्रे स्ट्रक्चर से लेके बुनियाद से लेके एंडिंग तक फुल फेल फर्निश्ड घर कितने में, कितने बजट में तैयार हो जाता है? देखिए, आप अगर एक कनाल का हम अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, एक कनाल का घर है, तो एक कनाल का घर आपका तकरीबन 2.5 करोड़ में भी तैयार हो जाता है, अच्छा, और वही कनाल का घर 20 करोड़ में भी तैयार होता 20 करोड़ में भी तैयार होता है। बिल्कुल यही मैं आपसे पूछना चाह, इसीलिए मैंने 10 मरले है। का भाई एक 10 मरले की आप एग्ज़ाम्पल ले लें, तो 10 मरले का घर आपका 1.5 करोड़ में भी तकरीबन तैयार हो जाता है, ठीक, अच्छा बन जाता है। आपके एक रहने के काबिल आप सॉलिड घर मार्बल बन कौन-सा जाता है। लगवाना चाहिए? इसमें मुख्तलिफ हैं, देखें आप इस वक़्त मार्केट में बेतहाशा चीज़ें हैं, मार्बल हो, टाइल्स हों, इस तरह की वैराइटीज़ हैं कि जो आज से पहले नहीं थी। इस वक़्त चाइनीज़ ब्रांड हों, बाहर के तुर्किश हों, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो ब्रांड्स हैं इस वक़्त टाइलों के हों, आपके डिफरेंट जो मटेरियल होता है वो बड़ी तादाद में इस वक़्त बड़े-बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, और बड़ी अच्छी मार्केट है इस वक़्त। और इसमें 10 मरले का आप घर देख लें तो आपका 1.5 करोड़ का बजट उसमें भी बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। और वही 10 मरले का घर 4 करोड़ में भी बनता है। ठीक है। ठीक है, यानी 1.5 करोड़ और 4 करोड़ में जो फ़र्क है, वो आपका तकरीबन मोस्टली उसमें जो फ़र्क आना है, वो आना है फिनिशिंग का। फिनिशिंग का, खूबसूरती फिनिशिंग का। पे आपने एक टाइल है जो 3000 रुपए मीटर है, और वहीं पे एक टाइल एक कंपनी की ऐसी है जो 30,000 रुपए मीटर है। हुँ, वहीं पे 1 लाख रुपए मीटर भी टाइल मौजूद है मार्केट में। हुँ। अब मोस्टली जो लोग लग्ज़रीज़ की तरफ जाते हैं, जो इस चीज़ के ज़रा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, उनको लग्ज़री चाहिए, उनको पैसे भी हैं, सब कुछ है, तो वो डेफ़िनेटली वो जो लाख-लाख रुपए मीटर वाली टाइल हैं, वो मार्केट में बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं, लोग लगवा भी रहे हैं, वो काम कर भी रहे हैं। जो डिफ़रेंस आता है वो आपका लग्ज़री एक अच्छी चीज़ और एक लग्ज़री, दोनों में एक फ़र्क होता है बस। बिलाल साहब, आप 2 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। सबसे पहले तो बताएँ कि ये किताब लिखने का तजुर्बा कैसा रहा? और इस किताब ने आपको क्यों आप मजबूर हुए किताब लिखने के लिए? देखिए किताब पहली किताब आपने कौन-सी लिखी थी? पहली नुक्ता बसीरत के नुक्ता नाम से, बसीरत के नाम से, और दूसरी है, और जो दूसरी बियॉन्ड प्रॉफिट। बियॉन्ड प्रॉफिट। वो और दूसरी तो आपकी वो हो गई ना, जो जिसमें आपने मार्केटिंग की जिसमें मैंने आपको बिज़नेस के हवाले से जो है ना वो पूरा एक एथिकल बिज़नेस और लीडरशिप के ऊपर मैंने आपको पूरी गाइडलाइन बना दी हाँ, है। हम पहले बियॉन्ड प्रॉफिट के ऊपर बात बियॉन्ड करते हैं। प्रॉफिट, बिल्कुल। हुँ, बियॉन्ड प्रॉफिट इस वक़्त कारोबार भी हो रहे हैं दुनिया में, हर जगह पे हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में अब जो है ना वो आप देखें कारोबार हैं, और नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि हम अपना कारोबार करें। उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में हो या दुनिया में हाँ, कहीं पे भी हो। डंडील मारना। डंडी मारना, आपने लोगों को धोखा देना, आपने मिसाल के तौर पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपने दिखाया कुछ और, आगे कुछ और भेज दिया, हुँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हमारे कंस्ट्रक्शन के काम में आ जाएँ, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें बाद में जो है वो पहले कुछ और कहा, बाद में चीज़ें कुछ और लगा हमारे दी। साथ धोखा हो जी, चुका हुआ है। आपके साथ हो चुका हाँ, होगा। मैंने, मतलब ये आपको देखें, तो याद होगा, मैंने आपको बताया बिल्कुल, भी था। बिल्कुल। तो इसमें होता मसला ये है कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि अगर हम डंडी नहीं मारेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। हुँ, हालाँकि ऐसा नहीं है, आपने बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप सहाबा के दौर से शुरू करें, हुँ, ठीक है? उस वक़्त से लेके और आज तक आ जाएँ, बड़े-बड़े लोग हैं। आप दुनिया को देखें, दुनिया में जो बिज़नेस मॉडल है वो दयानतदारी पर मबनी होता है, जी बिल्कुल। ठीक है? वो कहते हैं कि ऑनेस्टी, हम जो है ना वो, हालाँकि ये सबक हमारा था, हुँ, और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर हमने लिया। हमने सिर्फ़ किताबों में पढ़ के साइड पे रख दिया राइट, स्वाब के लिए। स्वाब के लिए। उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने धोखा नहीं देना, हमने फ़रेब ईमानत नहीं में करना। ख़यानत नहीं करनी। ये चीज़ें थी हमारी, जो किसी और ने अडॉप्ट कर लीं। हुँ, अब वही कंपनीज़ हैं पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं, सिर्फ़ वो रूल्स को अप्लाई करके, हुँ, और हम जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी कंपनीज़, हमारे इदारे वो उस मुकाम तक, या वो 100-100 साल, 200 साल की लेगेसी हम क्यों नहीं जनरेट कर हुँ, पा रहे? उसकी बेसिक वजह यही है कि हम ना झूठ को छोड़ सकते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़े मज़े की है। मैं शुरू-शुरू में जब मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, तो एक मारूफ सोसाइटी है लाहौर की,
मैं गुजर रहा था वहाँ से, तो एहतजाज हो रहा है वहाँ पे सोसाइटी के अच्छा, हेड ऑफिस हाँ के हाँ बाहर। ठीक है। मुझे वहाँ पे थोड़ी सी आपको तजस्सुस होता है कि यार ये ये एक क्यों मारूफ एहतजाज है? सोसाइटी है, यहाँ पे एक लोग आम बंदा तो है नहीं है कि किसी ने पानी के लिए या बिजली के लिए एहतजाज करना है। तो मैं वहाँ रुका, मैंने एक वहाँ लड़का खड़ा था, मैंने उसको बुलाया कि भैया आप ये क्या हो रहा है यहाँ पे। उसने कहा ये डीलर्स कम्युनिटी है हमारी और ये एहतजाज कर रही है। मैंने कहा किस बात पे एहतजाज कर रही है? उन्होंने कहा जो हमारा हम प्लॉट बायर और सेलर के दरमियान जो हमने मार्जिन रखा होता था, जो ना बायर को पता होता था ना सेलर को पता होता था, हमने कमीशन अलग से लेना है और जो बीच में डंडी मारनी है ना 50-60 लाख की, हाँ 10 लाख की, 20 लाख की, वो अलग से मारनी है। हम्म अब सोसाइटी के हेड ऑफिस ने वहाँ पे जो ऊपर सीट पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बायर और सेलर दोनों से पूछना शुरू कर दिया कि आपने बेचा कितने का है और आपने खरीदा कितने का है। ठीक है। अब मसला आपको समझ आइए हाँ सवाल कि आपने खरीदा कितने का है, बेचा कितने का है। अब खरीदार और बायर और सेलर दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। बायर बताता है जी मैंने खरीदा है 3 करोड़ का, और सेलर बताता है मैंने तो बेचा है ये 2.5 करोड़ का। 2.5 करोड़ का। ये आपने 3 करोड़ का कैसे खरीद लिया? अब वो बीच में जो डीलर थे ना, वो ये उनकी डंडी थी। डंडी थी। अब मैंने कहा यार ये तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप अनएथिकल है, कोई जायज़ भी नहीं है मेरे हिसाब से ये। या किसी को भी पूछ लें कि आप अगर एक कमीशन भी ले रहे हैं, आप दोनों पार्टी से कमीशन भी ले रहे हैं 1-1%, 2-2%, आप ऊपर से जो है वो उनको धोखा दे रहे हैं, तो ये तो जायज़ नहीं है, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? नहीं जी ये हमारी प्रैक्टिस है, हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा। अब ये प्रैक्टिस बन गई है कि आपने बीच में डंडी मारनी है, आपने अपना जो है वो मार्जिन रखना है, जो कि टोटली मेरे हिसाब से ये किसी भी आलिम से, मुफ्ती से पूछ लें, ये जायज़ बनता ही नहीं है ना। आप धोखा दे रहे हैं किसी बंदे को, आप किसी और की चीज़ किसी और को बेच रहे हैं। जब आपने ये बियॉन्ड प्रॉफिट किताब लिखी तो आपने अपने हल्काए बाब में ये किताब फिर दी? मैं सबसे मेरे ये जो कॉन्सेप्ट था बियॉन्ड प्रॉफिट का, शुरू ही वहाँ से हुआ था। उस दिन जो हाँ, एहतजाज हो रहा था वहाँ तो पे, धरना दिया हुआ था उन्होंने। आपको तो बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि ये क्यों लिखे ये चीज़ें? सर तनकीद आपको हर जगह मिलेगी, किताबें लिखेंगे या आप बात करेंगे। मैं अभी ये बात की है, मुझे इस पे भी तनकीद, नहीं जी आप मार्केट में बैठे, मैं भी उसी मार्केट में बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा कि भाई प्लॉट बेचना है या ख़रीदना है, मैंने मार्जिन नहीं रखना। आपने कमीशन किसी ने देना है दे दें, नहीं देना ना दें, बंदे काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए जहाँ पे आप 10 लाख कमा के उसमें बरकत ना हो, वहाँ पे आप 1 लाख बरकत वाला अच्छा है। आपने क्या करा, आप 10 लाख कमा के गए, आपको कोई मसला हो गया, वहाँ पे 10 लाख लग गया, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, बिल्कुल। अब जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी बिजनेस में, उनको देखते हुए मैंने एक पूरी उस पर रिसर्च की, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके अब तक मुख्तलिफ जो अतवार में लोगों ने बिजनेसेस की है, उसके हवाले से मैंने रिसर्च की कि किस तरह हम कामयाब हो सकते हैं इस्लामिक जो गाइडेंस है उसके मातहत रहते हुए भी। हम लोगों को झूठ बोले बगैर भी जो है ना, वो धोखा दिए बगैर भी, इमानत में खयानत किए बगैर भी कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ इसको समझने की बात है। जो लोग इस चीज़ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना, बिल्कुल। उनकी कहते हैं पसीना खुश्क होने से पहले उनकी उजरत उनको उजरत दे दो। देनी। हमारे यहाँ होता ये है कि जो तनख्वाहें होती हैं, 3-3 महीने लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, तनख्वाहें मिलती हैं तो उसमें कहते हैं कि ये डिडक्ट कर लें, वो डिडक्ट कर लें, उसमें मसले आ जाते हैं। अब उसमें आपको कितना कुछ बच जाना है। एम्प्लॉय की लॉयल्टी आपके देखें साथ नहीं आप, रहती। एक तो एम्प्लॉयज़ आपके साथ 20 साल, 25 साल, 30 साल क्यों लगाएगा क्यों जब आपने लगाएगा? उसे तनख्वाही नहीं देनी हाँ। पूरी टाइम से। आपने उसको ज़लील करना है, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख़्याल नहीं और ये रखना है। कैपिटलिस्ट निज़ाम आपने रखना है कि जब आपने आपने करना है कि जी मैंने, चल भाई ये भाई साहब चल तुम निकल जाओ। अब एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, तो ये सारा बर्डन आपके कारोबार को मुतासर करेगा। वक्ती तौर पे हो सकता है आपको लगे कि यार मैंने 4 लाख रुपए बचा लिया, मैंने 4 लाख ज़्यादा कमा लिया, मैंने इसको इस महीने की तनख्वाह नहीं दी तो मेरे पास 50,000 रुपये आ गया है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। आप ज़िंदगी में, आप देखें दुनिया की मिसाल ले लें, एक बंदा है वो इंडिया से उठता है, जॉब करता है, उसी कंपनी का CEO बन जाता है। पाकिस्तान में या हमारे जैसे मुल्कों में हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि हम किसी एम्प्लॉय को जो है वो इस लेवल पे ले आएँ। जी, बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हमारे इदारों में या हमारे कारोबारी जो तबकात हैं उनमें ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है कि जो मालिक है वो सबसे टॉप पे है, ठीक है, और उसी ने जो है ना वही सबसे लायक, वही सबसे काबिल। मैं तो अक्सर जो लड़के होते हैं या नौजवान होते हैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपके बिज़नेस में या आप जहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी में, सबसे काबिल बंदा आपका मालिक है ना, वो कंपनी छोड़ दें। हाँ, क्योंकि वो डूबने वाली है, क्योंकि उसने किसी को ऊपर आने ही नहीं देना। आने नहीं देना। वो ये समझता है कि मैं अकेलौता इस काम को, इस निज़ाम को चलाऊँगा, मैं ही इसका जो है वो फाइनेंस देखूँगा, मैं ही इसके जो है ना वो सारे मामलात, मैनेजमेंट में सब कुछ खुद देखूँगा। तो एक दिन अचानक उसकी आँख बंद हो गई ना, कारोबार ठप। और जो कारोबार बिज़नेस एक प्रॉपर जो है वो सिस्टमैटिक वे से बनते हैं और चलते हैं,
मैं यहाँ हूँ नहीं हूँ, मेरा सिस्टम बिजनेस चल रहा है, मेरे बंदों की सैलरीज टाइम पे रिलीज हो रही हैं, हाँ लोग खुश हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, उनको पता है मैं अगर 50 साल यहाँ पे हूँ तो मुझे कंपनी बैक करेगी, मेरे साथ खड़ी रहेगी, और मुझे ये नहीं होगा कि मैं रात को सोया हूँ, सुबह मुझे मैसेज आया हुआ आपने कल से काम पे नहीं आना। नहीं आना। ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस में। आप ये छोड़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप इन्हीं के साथ रहेंगे तो आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। बिलाल भाई, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि नए आने वाले कारोबारी और जो यूनिवर्सिटी से अभी बिज़नेस की डिग्री करके निकले हैं और जॉब्स नहीं करना चाहते, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? ख़ास तौर पर आगे आने वाला दौर ग्रीन एनर्जी का है। आगे आने वाला दौर, मैं ये समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस भी थोड़ा-सा उसमें भी डिप आएगा, लेकिन ग्रीन एनर्जी का जो बिज़नेस है, सोलर का जो बिज़नेस है, वो आगे फ़रोग़ पाएगा। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, जो बंदा यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, या आने वाले वक्त में सोच रहा है कि मैंने बिज़नेस करना है, मेरे हिसाब से दुनिया में जो बेसिक आपका पर्पस होता है अपने पैसे कमाने और हलाल तरीके से एथिकल वेज को यूज़ करते हुए अपने पैसे कमाने हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ बना लें कि मैंने कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है अपने बिज़नेस में। उसके बाद जो पैसे कमाने के हवाले से बात है, मेरे ख़्याल से दुनिया की तारीख़ उठा लें, जितना आसान दौर आज का है पैसे कमाने के हवाले से, इतना पहले कभी नहीं था। हुँ। इन जितने मौक़े आज हैं या जितने रास्ते आज हैं, इससे पहले ज़िंदगी में मतलब पूरी जो है ना वो आप इंसानी तारीख़ देख लें, इतना आसान नहीं था। आपने देखा होगा आज से अगर 100 साल पीछे चले जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा काम ये होते थे कि आप किसान हैं या आपने इस तरह के हैं जो अ, मुश्किल काम थे, सख्त हुँ। काम थे, लोग वो करते थे और हर कोई यही करता था, यही प्रैक्टिस थी। लेकिन आज के दौर में आप घर बैठे हुए यहाँ पे अमेरिका में काम कर रहे हैं। हुँ। आप यहाँ पे लाखों डॉलर्स महीने के कमा रहे हैं, एक नौजवान बच्चा है वो कमा रहा है। तो आपने एक तो एथिकल वेज़ को यूज़ करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है उन बिज़नेसेस की जिनमें आप फ़रोग़ पा सकें। और जहाँ तक बात है सोलर की या कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी कारोबार हो, मशवरा मेरा ये है कि आप सबसे पहले किसी भी काम को प्रॉपर्ली सीखें सीखें, और बिल्कुल। उसको समझें। आप किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएँ, किसी ऐसे इदारे के साथ जो एक मुकम्मल आपको आपकी रहनुमाई भी करता है। आप वहाँ पे एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, आप देखते हैं कि पूरी हायरार्की है, वहाँ पे लोग जो है वो काम किस तरह कर रहे हैं, मार्केट में काम किस तरह होता है। आप जब सीखते हैं, आप 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल वहाँ पे लगा लेते हैं, तो आप उसके बाद जब बाहर निकलते हैं ना, तो आप इतने पॉलिश्ड हो चुके होते हैं कि आप कुछ भी करेंगे, आप उसमें कामयाब हो जाएँगे। कामयाब हो जाएँगे। फिर उसके बाद आपने कोई भी काम आप पढ़ रहे हैं तो आप साथ में कुछ स्किल्स सीखना शुरू कर दें। आप कुछ करना शुरू कर दें। हुँ। ये नहीं है कि मैंने आज बीएस में एडमिशन ले लिया और मैंने 4 साल बाद जब मेरी डिग्री हाँ, ख़त्म होनी है तो फिर मैंने मार्केट में कदम रखना है। अब वो दौर नहीं है। वो दौर नहीं, बिल्कुल। अब हर बंदा, हर बच्चा जो है वो अपने पैसे खुद बना रहा होता है, अपने खर्चे खुद उठा रहा होता है और ये दौर है ऐसा ही है कि आप बड़ी आसानी से आप मार्केटिंग करके, आप डिफरेंट फ्रीलांस वर्क करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो आप जब अपनी बेस बना लेंगे, यानी आप मिसाल के तौर पे बीएस में एडमिशन ले लेते हैं, आप अपनी बेस बना लें कि आपने साथ में काम करना है, पार्ट टाइम काम करना है, फ्रीलांस काम करना है, आपने कुछ स्किल्स सीखनी है। आप 4 साल बाद जब यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके निकलेंगे ना, तो आपके पास मार्केट में बेतहाशा जॉब्स भी होंगी जॉब्स भी होंगे, और बिल्कुल। आपके पास एक तो विज़न आपका क्लियर हो जाएगा, आप उस सीखने, क्योंकि आप जब सीखते हैं तो आपकी सोच क्लियर होती है। हुँ। आपको पता लगता है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। हम एक्सपेरिमेंट बाद में करते हैं। बाद में मोस्टली हमारे यहाँ होता ये है कि हमने बीएस कर लिया, उसके बाद 3 साल हम ढूँढते रहेंगे जॉब, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे और वो 30 साल की एज हम क्रॉस कर लेते क्रॉस हैं। करते हैं। तो इस यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब लड़कों को, लड़कियों को अपना करियर चूज़ कर लेना चाहिए? कौन-सी एज है कि जब आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपने यही करना है? आपने जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी उम्र कोई 15-16 साल अब इससे ऊपर हो चुकी है, आप मैच्योर हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि मैं इस काम में आगे जा सकता हूँ, आपने वो काम शुरू कर देना है। हुँ। आप नाकाम हुए तो 16 साल की उम्र है, आप नाकाम होंगे, आपको लगेगा साल बाद इस काम में कुछ भी नहीं है, 17 साल के हो जाएँगे, ठीक है कोई मसला नहीं, दूसरे काम में आ जाएँ। आप साल उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको उसकी समझ आती है, नहीं आती, आपको समझ आ जाती है, वेल एंड गुड, नहीं आती, आप ठीक है 18 ठीक है, साल की उम्र में उसको भी छोड़ दें। छोड़ दें। आप 3-4 साल कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि अब आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं हुँ। और किस चीज़ में आप आगे जा सकते हैं। ठीक। फिर आप जो है ना वो आप एक रास्ता आपको मिल जाएगा, आप उस चीज़ पे वर्किंग कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये आपकी मार्केट है। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जो 25-30 साल का नौजवान बंदा है, लड़का है,
उसको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक। वो किसी का डिपेंडेंट उसको नहीं होना चाहिए। अपने खर्चे, अपने घर के खर्चे, अपने मामलात, अपनी ज़िंदगी खुद संवार सकता है वो। 25-30 साल मैंने ज़्यादा कह दिया, आजकल 20-20 साल के लड़के लाखों डॉलर्स कमा रहे जी। हैं। 25-30 साल आपकी मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, क्योंकि आप मैक्सिमम आपके पास जो टाइम है वो 40 साल तक है। 40 साल के बाद आप जो है ना, वो आपकी एनर्जी भी खत्म, एनर्जी आपका भी हिम्मत भी खत्म खत्म, आप। सब कुछ खत्म। उसके बाद आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, क्योंकि हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं बस कि आप आप जो है वो अब यही है कि मुझे यहाँ से तनख्वाह मिलेगी तो मेरा घर का घर सर्कल चलें। चलेगा। अगर ये थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है तो मेरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप ना बिज़नेस कर सकते हैं, ना इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने शुरू करना है। फिर दूसरा मेरा मशवरा ये है कि नौजवानों को, कि जब आप स्कूल कॉलेज में हैं, आपने बुक्स लाज़मी पढ़नी है, क्योंकि ये आपको मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ, मुझे बाद में पता चलता है कि यार ये अगर मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ ली होती तो मैंने बीच में जो नुकसान हुए हैं या मुझे जो सेटबैक्स देखने को मिले हैं, वो ना अगर मैं मिलता। ये पढ़ लेता तो मुझे वो ना मिलते। किताबें आप मिसाल के तौर पे रोज़ के अगर 5-7 सफ़े भी पढ़ लेते हैं ना, आप ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि आदत नहीं होती बंदे को पढ़ने की। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आप पांच किताबों को छोड़ ही नहीं पाएँगे। 5 किताबें जो आप हुँ। नौजवानों को रेकमेंड करना चाहेंगे। एक मैं आपको बताता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, रिच डैड पुअर दूसरी आप डैड। बताएं। इसमें एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लें, एटॉमिक बहुत अच्छी हैबिट्स बुक है। पढ़ लें, साइकोलॉजी, उसकी जेम्स क्लियर की। आप इसमें साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लें, बहुत ठीक है। अच्छी किताब है, ठीक है। इसमें आप अल्लाह भला करे पावर आपका 48 लॉज ऑफ पावर। 48 लॉस वो पढ़ 48 लें। आप चलें। इसमें ठीक है। 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल 7 ये पढ़ लें। हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव ये पीपल। 4-5 किताबें पढ़ लें, फिर मेरी किताब बियॉन्ड प्रॉफिट है वो भी पढ़ लें। वो बियॉन्ड आपको प्रॉफिट एथिकल भी जो है लाए। ना, वो आपको गाइडेंस देगी, हाँ। क्योंकि गाइडेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक बिज़नेस है, बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के नाम से, बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। हाँ। उसमें हम नौजवानों को गाइडेंस भी देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, और इन्वेस्टर्स को हम जो है वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, या कोई नया बिज़नेस हम मिसाल के तौर पे आजकल लोगों के पास पैसे हैं, उनको पता नहीं है कि करना क्या है। करना क्या। और दूसरी साइड पे आएँ तो लोगों के पास करने को बहुत कुछ आइडियाज़ भी हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे मल्टीपल हमारे कंसल्टेंट्स हैं, ग्रुप बैठा हुआ है, उसका काम ये होता है कि वो दोनों पार्टीज़ को अलाइन करवा देता है, एक जगह इकट्ठा करता है, इन्वेस्टर से पैसे लेता है, जिसके पास आइडिया है वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, उसको वो इन्वेस्टमेंट देता है कि आप जो है वो मिल के काम करें। अब दोनों लोग काम करते हैं, इसमें उनको गाइडेंस भी मिलती है प्रॉपर, उनकी मेंटोरशिप भी हो रही होती है हमारे कंसल्टेंट्स की जानब से। तो इसमें एक प्रॉपर हम जो है वो लोगों को रास्ता दे देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं, मेंटोरशिप दे देते हैं, क्योंकि सीख के करना और मेंटोर्स के अंडर काम करना, वो आपको बजाय इसके कि आप खुद से करें और आपको लोगों को पता नहीं है, चीज़ों का पता नहीं है, मार्केट का पता नहीं है। जहाँ पे आपने 10 साल में पहुँचना है, आप मेंटोर्स और गाइडेंस किसी की लेके, मेंटोर्स को लेके आप वहाँ पे 3-4 साल में पहुँच सकते हैं आसानी से। बिलाल भाई, सबसे अहम बात है और आज के हमारे इस पॉडकास्ट का क्रक्स भी है, आपने भी ये बात की है। 10 लाख रुपए एक शख्स के पास है हुँ, या 5 लाख है, हुँ। कहाँ उसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि आने वाले 5 सालों के अंदर वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ले। सबसे पहले तो उसे खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे उसके पास जितने भी पैसे हैं, खुद पे इन्वेस्ट करे, वो किताबें पढ़े, सीखे, ठीक है? सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद पे इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने सीखना है। लर्निंग जो है ना वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी खुद पे। आप सबसे पहले सीखें, उसके बाद आपने किसी भी कारोबार में, वो छोटा है, बड़ा है, आपने ये नहीं देखना। आपने किसी भी कारोबार में, मिसाल के तौर पे हमारे पास शुरू-शुरू में जब हमने ये कंसल्टेंसी वाला काम शुरू किया, तो हमारे पास एक ऐसा इन्वेस्टर भी आया जिसने एक बंदे को रेडी लगा के दी, ठीक है। आज वो रेडी वाला तकरीबन 3-4 रेडियाँ लगा के बैठा हुआ है, और उस इन्वेस्टर को जिसने उसको उस वक़्त तकरीबन कोई 50-60 हज़ार रुपये दिया था, आज वो हर महीने का उसको 50-60 हज़ार रुपये देता देता है। है। और ये ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, कोई तकरीबन 1 साल, 1.5 साल की कहानी है। अब उस 50-60 हज़ार रुपये से वो हर महीने 50-60 हज़ार रुपये ले रहा है, जिसने सिर्फ रेडी लगा के दी थी। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने शुरू ही यहाँ से करना है। हमने प्रोसेस के थ्रू गुजर के वहाँ तक नहीं जाना। ग्रास रूट लेवल पे हमने नहीं हम मिसाल के आते। तौर पे, मैं अगर आज 50 काम कर रहा हूँ तो मुझे देखने वाले बंदे ने कहना है मैंने आज से ही 50 काम करने हैं। हाँ, कर लेना। उसने वो नहीं देखना कि वो किस रास्ते से होके आया है, उसका प्रोसेस क्या था। वो ये चाहता है कि लाहौर में बैठा हुआ है और आंखें खोले और इस्लामाबाद पहुंचे। वो ये नहीं देखता कि मैंने यहाँ से गाड़ी पे बैठना है, मैंने इस्लामाबाद का सफ़र करना है, वहाँ जाके पहुँचना है। वो कहता नहीं, मैं आंखें खोलूँ, ये बंदा इस्लामाबाद में, मैं भी में। इस्लामाबाद में पहुंच तो जाऊँ। वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता। जब आप स्ट्रगलिंग वाले फेज से नहीं गुजरेंगे, आप सीखने को आपको मिलेगा ही नहीं।
आप जितना स्ट्रगल करते हैं ना उतना आप इनका जो है वो आप कामयाब होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना फ़इन्न माल उसरि युस्रा, कि मुश्किल के साथ आसानी है। आसानी है। जितनी जिस इंसान के साथ मुश्किलात पेश आती हैं, वो उसकी आसानी के लिए होती हैं। बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, आज के इस पॉडकास्ट के अंदर, इस गुफ्तगू के अंदर हमने सबसे पहले ये हमने अवामी एक इशू पे बात की, फिर हमने नौजवानों के लिए जो गुफ्तगू हो सकती थी हमने वो की। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं ख़ावर बुखारी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।